सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और हम लोग जो है आज बीपीएससी का जो 67 जो पेपर हुआ था उस पर जो भी पोल्टी और आईआर के जो भी प्रश्न आए थे उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इसमें जो है जो पहला प्रश्न आया था पोल्टी का, जो सामने आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी करें। इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। कोई भी प्रश्न, अभी ये 38 नंबर का प्रश्न है तो ये 3.5 से 4 पेज कम से कम जो है लिखा जाना चाहिए। अब इसमें देखिए दो प्रश्न है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं बीपीएससी उसमें आप देखे होंगे कि एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न होते हैं। तो प्रश्नों को पहले बांट लेना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। तो पहले हम लोग को इसको आंसर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न इसी में है कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो देख रहे हैं कि ये जो दूसरा प्रश्न है वो ये रहा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एक पहले भूमिका लिखिए, प्रश्न को समझाइए। अब भूमिका का मतलब यह है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो आप देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के साथ अर्ध संघीय व्यवस्था मिलाया गया है। इसके कारण जो है भारत में भले ही संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन हमारा संविधान जो है वह संविधान की तरह नहीं। हमारे यहां जो है वह ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहां एक तरफ संसदीय व्यवस्था है, फिर हमने अर्ध संघीय व्यवस्था मिलाया। तो आप देखते हैं कि हमारे यहां जनता सर्वोच्च है, हमारे यहां जो है संविधान सर्वोच्च है। तो ऐसे है तो न तो संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है और न ही जो है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, बल्कि दोनों के मध्य की स्थिति है। इसीलिए जो है भारतीय संसद जो है स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्ति विशाल तो है लेकिन असीमित नहीं है। तो पहले आप भूमिका में क्या किए कि 4 लाइन पहले भूमिका लिखकर प्रश्न को समझा दिए। इसके बाद पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको लिखना है। अब कैसे, ये जो कथन क्या है इस पर टिप्पणी करना है, तो क्यों ऐसा कहा गया है। तो जो आप पढ़े उसको संविधान में आप देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है संसद और विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधि है, संशोधन है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। दूसरा चीज देखिए, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, मूल अधिकारों को कम करती हो, तब भी उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। अब फिर आप देखते हैं कि तीसरा जो पहलू है कि केंद्र राज्य संबंध में जो है वो यदि समस्या आती है तो न्यायपालिका मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और आप लोगों को पढ़ाया था कलेबल लेजिस्लेशन का जो थ्योरी है या पिथ एंड सबस्टांस का जो थ्योरी है, उसके माध्यम से जो है न्यायपालिका देखा जाए तो उस पर चर्चा करता है, उसकी व्याख्या करता है। अब कुछ व्यवहारिक लिखना चाहिए भाई। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव है, आम जनता से वैधता हासिल करनी पड़ती है। तो हमारे यहां बहुमत का सिद्धांत है, बिना बहुमत के सरकार तो चल नहीं सकती। तो आम जनता के हित में भी संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लग जाता है। अब फिर मैं बताया कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र होने के कारण जो है कोई भी विधेयक है तो संसद के भीतर ही पारित होगा, मतदान होगा। फिर आप देखते हैं कि मान लीजिए संसद के भीतर चलता है, समितियां हैं, बजट पर चर्चा है, तो ये सब बातें भी संसद के ऊपर एक नैतिक दबाव बना के रखती हैं। अब फिर कुछ करंट की भी घटना से जोड़िए भाई। पिछले वर्षों में देखा जाए तो लोकहितवाद को बढ़ावा मिला, न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला। तो ये सब जो प्रवृत्तियां बढ़ी हैं ये भी संसद के ऊपर जो है न्यायिक दबाव बनाकर रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ संसद का अंग है। कोई भी विधेयक पारित होगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। राष्ट्रपति को सस्पेंसिव वीटो दिया गया है, राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो इससे भी तो संसद की शक्ति सीमित हो गई। और संविधान में जनता को सर्वोच्च माना गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है उसी का तो परिणाम है। तो मूल ढांचे के आधार पर भी तो संसद की शक्ति सीमित हो गई। अब कुछ देखिए, वर्तमान वैश्वीकरण में अंतर संबद्धता जो बढ़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय जो संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं हैं, उसके हम लोग सदस्य हैं, तो उनका भी सरकार के ऊपर दबाव रहता है, संसद के ऊपर दबाव रहता है। ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसमें देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। ये कहा है कि भारतीय संसद की समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती, तो कारण लिखना है आपको। तो 5-7 कि भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से क्यों नहीं की जा सकती।
तो पहला चीज अभी मैं बताया कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, बल्कि संसदीय सर्वोच्चता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता को मिलाया गया है। दूसरा कारण देखिए, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ अर्धसंघीय व्यवस्था है, इसलिए जो है हम लोग ब्रिटिश संसद से तुलना नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो पहलू है, भारत का संविधान जो है लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब फिर आप देखते हैं कि ब्रिटेन में राजा संसद का अंग है, लेकिन राजा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, राजा कुछ नहीं करता है। डायसी ने अपनी किताब में लाभ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि राजा कुछ नहीं करता है, राजा निकम्मा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति संसद का अंग भी है और संविधान द्वारा उसके अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। अब फिर आप देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां एकात्मक व्यवस्था है। भारत में देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है। अब फिर आप अभी मैं बताया कि न्यायिक सक्रियतावाद और तमाम स्थिति है, तो न्यायपालिका भी जो है संविधान की व्याख्या करता है, तो वो भी जो है संसद को शक्ति को सीमित कर देता है, ऐसे लिखा जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावना पर चर्चा करें। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें 3 चीज लिखना है आपको। सबसे पहला चीज ये लिखना है कि भाई बिहार के विशेष संदर्भ में जो है वो देखा जाए तो केंद्र राज्य के मध्य तनाव के मुद्दे क्या क्या हैं, पहले तो ये लिखिए। दूसरा चीज आपको लिखना है कि भविष्य में क्या संभावना है, भविष्य में संभावना क्या है कि केंद्र राज्य के मध्य जो है मतलब बिहार और केंद्र के मध्य किस प्रकार का जो है तनाव चलेगा या कम चलेगा, नहीं चलेगा। और तीसरा पहलू इसमें लिखना है कि सहकारी संघवाद जो है किस प्रकार समस्या का समाधान करेगा, किस प्रकार समस्या का समाधान करेगा। ये 3 चीज लिखना है। तो पहले भूमिका बनाइए, प्रश्न को समझाइए। तो संविधान में देखते हैं कि केंद्र राज्य के मध्य जो है जो शक्तियों का बंटवारा है उसके लिए विस्तृत प्रावधान किया गया, बाकायदे 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 246 में बाकायदे प्रावधान किया गया 246 में। और संविधान लागू होने के बाद जो है केंद्र राज्य के मध्य पारस्परिक सौहार्द का वातावरण बना रहा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही दल की सरकार होती थी। लेकिन अब देखते होंगे कि 1967 के बाद जो है क्षेत्रीय दलों का विकास होना शुरू हो गया बिहार में। अब बिहार से जोड़कर लिखना पड़ेगा ना कि बिहार में जो है क्षेत्रीय दलों का विकास शुरू हो गया। अब फिर आप देखते हैं कि कहीं 1977 में जेपी आंदोलन, राम मनोहर लोहिया साहब, तमाम लोगों के आंदोलन के कारण जो है क्षेत्रीय दलों का और तीव्र से विकास हुआ। लालू जी की पार्टी और तमाम आरजेडी और इस तरह का जो जितना देखते हैं, नीतीश कुमार जी, सब लोग जो है इसी दौर में उत्पन्न हुए। तो आप देखते हैं कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि तनाव बढ़ेगा, और इस तरह से केंद्र राज्य के मध्य जो है तनाव बढ़ना शुरू हो गया। अब फिर आप देखते हैं कि पिछले 20 वर्षों से जो है वह बिहार और केंद्र में जो है सामान्यतः जो है एक दल की सरकार नहीं रही। बीच में मान लीजिए बीजेपी का समर्थन का सरकार था, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं जो है विपरीत राजनीतिक समीकरण के कारण जो है तनाव और बढ़ता चला गया। तो पहले इस तरह से भूमिका लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत जो है केंद्र राज्य के मध्य तनाव के क्या मुद्दे हैं, मतलब केंद्र और बिहार के मध्य क्या क्या तनाव का मुद्दा है, तो मुद्दों को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए जो जो देखते हैं वही लिखना है। राज्यपाल का मुद्दा, 356 का मुद्दा, सीबीआई का मुद्दा, ईडी का मुद्दा, जांच आयोग का मुद्दा, फिर आप देखते हैं कि शिक्षा का मुद्दा, जो नीट और तमाम जो चीज, वित्तीय संसाधनों का मुद्दा। भाई बिहार सरकार जो है विशेष राज्य की मांग करता है, लेकिन उसको विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया। फिर आप देखते हैं कि सुरक्षा बलों का मुद्दा, अखिल भारतीय सेवाओं का मुद्दा, या मान लीजिए प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो गया, उससे संबंधित तनाव उत्पन्न हो गया। फिर आप देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है वह कोविड के समय, लेटेस्ट बात भी लिखना है कि कोविड के समय केंद्र सरकार जो है तमाम दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य के संदर्भ में वो भी तनाव का मुद्दा बन गया था। केंद्रीय योजना के संदर्भ में आप देखते हैं कि केंद्रीय योजना को लागू करते समय जो है समस्या उत्पन्न हो जाता है। फिर सामाजिक आर्थिक आयोजना जो प्लानिंग है उसको लेकर समस्या उत्पन्न होता है। भूमि अधिग्रहण को लेकर समस्या उत्पन्न होता है। इन सब मुद्दों को लिखा जाएगा। और भविष्य में क्या संभावना है ये बताइए। यदि भविष्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भविष्य में जो है बिहार में यदि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक सी बात है केंद्र राज्य के मध्य जो है समायोजन हो सकता है, सौहार्द की स्थिति आ सकती है। या वित्त आयोग को लीजिए, तो वित्त आयोग जो है शुद्ध रूप से केंद्र की संस्था है, उसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।
यदि वित्त आयोग निष्पक्षता से काम करे और कहीं कहीं वित्त आयोग केंद्र राज्य के मध्य जो धन का बंटवारा करता है उसमें कोई भेदभाव न करे, समय से जीएसटी जो राज्यों का एसजीएसटी आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, वो यदि समय से दिया जाए तो सौहार्द की स्थिति बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है राज्यपाल निष्पक्ष भूमिका अदा करे तो समायोजन हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 7वीं अनुसूची में जो लिखे गए विषय हैं उन विषयों को तर्कसंगत करने की आवश्यकता है, जिससे जो है कानून बनाने को लेकर समस्या उत्पन्न न हो। अखिल भारतीय सेवा के लोग केंद्र और राज्य मतलब केंद्र और बिहार के मध्य जो है वह समायोजन की स्थिति पैदा करें, यह लिखना पड़ेगा। और फिर इसी में तीसरा प्रश्न जोड़ा है कि सहकारी संघवाद जो है किस प्रकार से समस्या का समाधान करेगा। ये बताइए, संघवाद का मतलब है कि ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र राज्य आपस में सहयोग करें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो टर्म का प्रयोग किया, तो ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा कि केंद्र और राज्य आपस में जो है मिलकर जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करें। भले ही केंद्र सरकार मजबूत हो लेकिन राज्य सरकार के साथ सहयोगी व्यवहार करे, इसको सहकारी संघवाद कहा जाता है। अब सहकारी संघवाद जो है किस प्रकार से समस्या का समाधान करेगा ये बताइए, और उसमें एग्जाम्पल लेके जोड़िए कि संघीय व्यवस्था में आपस में जो है सहयोग या विकासात्मक जो कार्य है उसको पूरा करने में जो है केंद्र राज्य का संबंध या सहयोग आवश्यक है। क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कृषि है, चाहे उद्योग है, चाहे ऊर्जा है, इन सब क्षेत्रों में जो है केंद्र राज्य का जब तक सहयोग नहीं होगा आपस में तब तक विकास नहीं हो सकता है। भाई कोई मल्टीसेक्टर कंपनी आता है तो मल्टीसेक्टर कंपनी को जो भूमि है वो तो चलिए मिल जाएगा, राज्य सरकार दे देगा, लेकिन उसको तकनीक देना है, उसके लिए सुविधा बनाना है तो केंद्र सरकार की आवश्यकता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उसको व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है। भाई एनआईए का गठन किया गया तो एनआईए आतंकवाद के संदर्भ में जो है विशेष संस्था के रूप में कार्य करता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सहकारी संघवाद को अपनाकर केंद्र राज्य के मध्य जो है एक एकीकृत भावना आ सकती है, एक एकीकृत भावना आ सकती है। इस एकीकरण के कारण क्या होगा, इस एकीकरण के कारण जो है वो देखा जाए तो हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है। और ये बताइए यदि केंद्र राज्य के साथ सहयोग करेगा तभी तो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। अब कुछ वर्तमान का भी चीज लिखना चाहिए, जैसे वर्तमान में बहुत सारी समस्या है, जैसे कोविड की समस्या थी या इसी प्रकार से जो है साइबर अपराध की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि है। इस तरह की समस्या का समाधान जो है केंद्र राज्य आपस में मिलकर ही कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आज जो है जैसे मान लीजिए चीन से विवाद है हमारा, चाहे पाकिस्तान से विवाद है या अन्य देशों से हमारे संबंध है, तो उन सब समस्याओं के लिए जो है पूरा देश जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और फिर उसी में थोड़ा सा समस्या लिखकर मूल्यांकन लिख देंगे। मूल्यांकन क्या लिखेंगे कि भाई विषयों का बंटवारा हमारे यहाँ उचित तरीके से नहीं हो पाया, या इसी प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो संविधान संशोधन, भाई हर संविधान संशोधन के लिए राज्यों की सहमति तो चाहिए नहीं, कुछ विषयों के लिए चाहिए। तो केंद्र सरकार राज्यों को जो विश्वास में न लेकर जो है कभी कभी संशोधन करता है, जिसके कारण समस्या होती है। वोट बैंक की राजनीति के कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। जो दलीय व्यवस्था है उसके कारण भी जो है कभी कभी केंद्र राज्य के मध्य तनाव होता है। इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का कारण। तो देखिए इसमें भी अब इसे बांट लिया जाता है। सबसे पहले प्रश्न क्या है कि क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण, पहला प्रश्न तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, ये बताइए। सबसे पहला काम है कि उदय के कारण लिखना है। दूसरा चीज है कि क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है, क्षेत्रीय दलों का महत्व लिखना है। और फिर तीसरा काम करना है कि समस्या सहित इसका मूल्यांकन करना है। ये 3 प्रश्न इसमें लिखना है। समस्या को अलग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रीय दल के बारे में 4 लाइन लिखा जाता है कि भाई क्षेत्रीय दल का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है जिसका एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो संकीर्ण और न्यूनतम सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामान्यतः जाति, धर्म, भाषा इन सब आधारों पर सामान्यतः बनाया जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जिसको राज्य स्तरीय दल भी कहा जाता है, तो राज्य स्तरीय दल बनाने के लिए जो है चुनाव आयोग ने एक मानक भी निर्धारित किया है। मान लीजिए उसमें से भी 2 लाइन लिख सकते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल का जो प्रकार है वो बहुआयामी प्रकार है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए
तो सांस्कृतिक और प्रजातीय आधार पर भी क्षेत्रीय दल बनते हैं, जैसे डीएमके पार्टी को लीजिए, एआईडीएमके पार्टी को लीजिए, चाहे शिवसेना को ले लीजिए, असम गण परिषद को ले लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले लीजिए, मणिपुर पीपुल्स पार्टी को ले लीजिए, चाहे अकाली दल को ले लीजिए, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को ले लीजिए, तेलुगु देशम को ले लीजिए। ये सब पार्टियां जो हैं एक प्रकार से देखा जाए तो भाषाई और जातीयता के आधार पर बनाई गई है, सांस्कृतिक आधार पर बनाई गई है। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय दल बनता है, उस क्षेत्रीय दल बनाने के पीछे जो है वो देखा जाए तो राष्ट्रीय जो दल है उनका विभाजन भी है। जैसे बीजू जनता दल को लीजिए, केरल कांग्रेस को लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को लीजिए, समाजवादी जनता पार्टी को लीजिए, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी साहब का तृणमूल कांग्रेस भी तो कांग्रेस से ही टूटकर बना है। और फिर कुछ क्षेत्रीय दल हमारे यहाँ विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर भी बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी को ले लीजिए उत्तर प्रदेश का। और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय दल बनते हैं उस कुछ व्यक्तिगत आधार पर भी बन जाते हैं। व्यक्तिगत आधार का मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश विकास जो कांग्रेस है, हरियाणा विकास पार्टी है, जन लोक शक्ति है, इस तरह के दल जो है व्यक्तिगत आधार पर भी बनाए गए। ऐसे पहले 4-5 लाइन उसका भूमिका लिखेंगे, समझाएंगे कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल, और फिर उसी में पैरा चेंज करके भी जोड़ेंगे कि भारत में शुरुआती दौर में क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमजोर थी, लेकिन 1967 के बाद जो है जब हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति के बाद जो ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ना शुरू हुआ, उसके कारण क्षेत्रीय दलों की स्थिति बढ़नी शुरू हो गई। और इसके कारण देखते हैं कि 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों की उत्पन्न होना शुरू हो गया। 8 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी बननी शुरू हो गई। और फिर 1977 में जो है आप देखते हैं कि केंद्र में क्षेत्रीय दलों के सहयोग से ही गठबंधन सरकार बना। ऐसे एक पैराग्राफ और लिखेंगे। और फिर उसके बाद अब जो है लिखेंगे कि क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण। तो पहले तो एक भूमिका समझाएंगे कि भारत में क्षेत्रीय दल की क्या स्थिति है और उदय के कारण जो है, अब 4-5 जो कारण है मुख्य मुख्य उसको लिखना पड़ेगा। अब पहला कारण क्या हुआ, अभी मैं बताया कि बहुलवादी समाज होने के कारण जो है हमारे यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिल गया। दूसरा कारण देखिए, कुछ क्षेत्रीय दलों का निर्माण हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलन से हो गया, राज्य स्वायत्तता से हो गया, नए राज्यों के निर्माण से हो गया। जैसे मान लिया अकाली दल को लीजिए, अकाली दल जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से उत्पन्न हुआ है। डीएमके पार्टी को लीजिए तो डीएमके पार्टी का निर्माण जो है आत्म सम्मान आंदोलन से हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीजिए तो नए राज्यों के उदय से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ावा मिला। या उत्तराखंड विकास पार्टी को लीजिए तो उत्तराखंड बनाने के लिए उसका निर्माण हो गया। तीसरा कारण देखिए, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन में जो है जो नेता थे विशिष्ट भूमिका जो अदा करते थे, तो वरिष्ठ नेताओं को जो है वो देखा जाए तो उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों को जो है हम लोग ठीक ढंग से जो है केंद्रीय स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। या कह लीजिए कि जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो राज्य स्तर पर नेतृत्व था उसके मध्य समायोजन नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ दलों ने जो है अलग ही पार्टी बना लिया, क्षेत्रीय दल बना लिया। जैसे ममता बनर्जी साहब को लीजिए। और कांग्रेस ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास नहीं किया। परिणामतः कांग्रेस के भीतर ही फूट पड़ने लगी। जैसे अभी मैं बताया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस कहां से बना है? कांग्रेस से बना है। अब फिर स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक जो है एक दल प्रमुख कांग्रेस का शासन चलता रहा, लेकिन राज्यों के हितों को जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में योजना आयोग को लीजिए, केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में आयोजना को भी हम लोग लागू करते रहे। और इस तरह से देखा जाए तो संगठनात्मक पहलुओं में असंतोष होने के कारण जो है स्थानीय जो नेता थे वो नाराज होने लगे। और नाराज होने लगे तो जो जनाधार वाले नेता थे उन लोगों ने जो है क्षेत्रीय दलों का विकास कर लिया। और फिर हमारे यहां जानते हैं कि समाज में पुरुष प्रधान समाज और तमाम जो है वो देखा जाए तो इस तरह की जो व्यवस्था रही, उसके कारण बहुत सारे लोगों ने जो है अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण छोटे छोटे दलों का विकास कर लिया। इस तरह से कारण लिखना पड़ेगा। अब यहां पर जो आपको समझाना है कि क्षेत्रीय दलों का महत्व क्या है। तो क्षेत्रीय दलों का क्या महत्व है, इसका मतलब यह है कि भाई क्षेत्रीय दल होगा। अब महत्व देखिए, 2-4 इसका महत्व समझिए। ये बताइए, यदि क्षेत्रीय दल महत्व होगा तो क्षेत्रीय दल बढ़ेगा तो केंद्र में गठबंधन सरकार बनेगा। तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों मिलकर जब गठबंधन सरकार बनाएंगे तो क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय आकांक्षा दोनों में समन्वय होगा। और समन्वय होगा तो क्षेत्रीय दल राज्य में सरकार बना रहा है और राष्ट्रीय दल केंद्र में सरकार बना रहा है, तो इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा संघवाद मजबूत होगा। और दूसरा पहलू देखिए, दूसरा महत्व यह है
कि भाई यदि मान लीजिए क्षेत्रीय दलों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो है वह केंद्र सरकार जो है क्षेत्रीय दलों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्षेत्रीय दलों की बातों को सुनना पड़ेगा और क्षेत्रीय दल वाला तो क्षेत्रीय हित की बात करेगा, ग्रामीण विकास की बात करेगा, सड़क बनाने की बात करेगा। कोई भारत जापान और भारत अमेरिका संबंध का बात लालू जी के पार्टी थोड़ी कर रहा है, आरजेडी थोड़ा कर रहा है। वो भाई हम कहते हैं नीतीश कुमार जी अपने यहां क्या करेंगे, शिक्षा का विकास हो जाए, सड़क बन जाए, लोगों को भोजन पानी मिल जाए, इसी का तो बात करेंगे। और जब इसी का बात करेंगे तो ऐसी दिशा में ग्रामीण जो जनता है उसके हितों को भी, उसके हितों के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्र सरकार जो है, जब क्षेत्रीय दलों का विकास होगा तो केंद्र सरकार तानाशाही नहीं कर पाएगा, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो देखेंगे कि गठबंधन सरकार में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और अभी बता रहा था कि हमारे यहाँ बहुलवादी समाज है, विभिन्न धर्म जाति निर्जातीयता के लोग रहते हैं और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। और भारत में संसदीय व्यवस्था में बहुमत की सरकार बनती है तो ऐसी दिशा में जो है द्विदलीय व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था आएगा कैसे? और एक दलीय व्यवस्था हम लोग को स्वीकार नहीं, क्योंकि तानाशाही को बढ़ावा देगा। तो एकमात्र विकल्प है कि क्षेत्रीय दल की जो व्यवस्था है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वाभाविक व्यवस्था है। इसके कारण भी क्षेत्रीय दलों का भारत में महत्व रहता है, या क्षेत्रीय दलों को हम लोग बढ़ावा देते हैं। और आम जनता क्षेत्रीय दलों से ज्यादा जुड़ी रहती है क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में काम करते रहते हैं। तो इसके कारण उसके प्रति जो संवेदनशीलता है उसने भी क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देने का कार्य किया। अब देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों का इस तरह से महत्व लिखा जाएगा, कुछ वर्तमान जोड़ के, और फिर इसके बाद समस्या सहित मूल्यांकन किया जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय दल जो है वो देखा जाए तो जब होंगे तो गठबंधन सरकार बनेगी, अस्थिरता की राजनीति होगी, और अस्थिरता की राजनीति होगी तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी तो नक्सलवाद, उग्रवाद, प्रांतीयतावाद, क्षेत्रवाद भारत में बढ़ेगा। राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग जो है वह ठीक ढंग से प्रशस्त नहीं हो पाएगा, विकास की प्रक्रिया भी बाधित हो जाएगी। ये बताइए कि जब क्षेत्रीय दल ज्यादा हो जाएंगे तो केंद्र सरकार की स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी प्रभावित होगा, निवेश कार्यक्रम भी प्रभावित होगा। और फिर केंद्र सरकार चाहकर भी कठोर निर्णय नहीं ले पाएगा। और फिर क्षेत्रीय दल ज्यादा होंगे तो केंद्र सरकार बहुमत में आ नहीं पाएगा, राष्ट्रीय दल बहुमत में आ नहीं पाएगा। तो हमेशा केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय दल है वो सत्ता बचाने में लगा रहेगा, और सत्ता बचाने में लगा रहेगा तो नौकरशाही पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से समस्या लिखेंगे, फिर इसका मूल्यांकन लिख देंगे। अब इसमें चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियतावाद ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया? उदाहरण से समझाइए, ये प्रश्न है। अब इसमें देखिए दो प्रश्न सीधा सीधा है, एक तो जुडिशियल रिव्यू का प्रश्न है और जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रश्न है। तो ये दो चीज आपको इसमें लिखना है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति है तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। एक प्रश्न तो ये हो गया। तो सबसे पहले दो लाइन पहले इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको पहले अर्थ बताइए, फिर इसका स्वरूप लिखिए, फिर इसके बाद इसका एक विश्लेषण भी कर दीजिए। विश्लेषण का मतलब यहां पर जो है इसका क्या महत्व है, क्या समस्या है। फिर इसी तरह से जो है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में लिखना है। तो देखिए अब पहले इसका भूमिका लिखिए। एक पहले जो है प्रश्न को समझाने के लिए पहले भूमिका लिखिए। अब भूमिका में बताइए कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तब देखते हैं कि न्यायिक जो समीक्षा है भारतीय संविधान में स्पष्टता उसका उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 13 में, 246 में, 137 में, 136 में अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे यहां जो है वो देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। अब इसी में प्रश्न को जोड़ना शुरू कर दीजिए। मेनका गांधीवाद जो 1978 में आया उसमें आप जानते हैं कि औचित्यता की बात की गई और इस तरह से पीआईएल को बढ़ावा मिला, न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो न्यायिक समीक्षा है, उसी से हमारे यहाँ न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला। और इसी में परिभाषा भी लिख दीजिए कि पैरा चेंज करके कि न्यायिक पुनरावलोकन में जो सरकार के 3 अंग है, तो विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करता है तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसकी समीक्षा करता है, उसे सही गलत बताता है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और उसी में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में लिख दीजिए कि जब न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों से आगे जाकर सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर जो है सरकार के अन्य अंगों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है,
जिससे आम जनता का हित जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो न्यायपालिका की ऐसी मनोवृत्ति को जो है न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। 4 लाइन पहले लिखे और उसके बाद उसी में समझाना शुरू कर दिए। अब इसके बाद अपना ध्यान इस पर केंद्रित करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन पर, कि भाई हमें कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है। केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद आ गया, राज्य के मध्य विवाद आ गया, तो उसका समाधान न्यायिक पुनरावलोकन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया निर्धारित है अनुच्छेद 362 में, उसका कुछ उल्लंघन हो गया तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए संविधान की व्याख्या करना है, या मान लीजिए हम लोग क्या जो है न्यायपालिका अपने निर्णय में भी परिवर्तन कर सकता है, मूल अधिकार में कोई व्याख्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा समझाए और फिर वहीं पर उसका थोड़ा सा महत्व लिखे कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनी रहती है। कोई भी दल बहुमत में आकर जो है संविधान का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी लिखना है ना। तो 99वां संविधान संशोधन द्वारा एनजेएसी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब दूसरा महत्व देखिए, हमारे यहां संघीय व्यवस्था जो अपनाया गया है, तो केंद्र राज्य के मध्य जो है कोई न कोई विवाद आता रहता है, तो न्यायपालिका जो है केंद्र राज्य के मध्य मीडिएटर की भूमिका निभाता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, जिससे जो है संघीय व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। और फिर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से तीनों अंग सुचारुपूर्वक कार्य करते रहते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है, जिससे हम लोग का अधिकार सुरक्षित रहता है। ऐसे इसका महत्व लिखेंगे और फिर उसी में समस्या भी लिख देंगे थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का जब आधार हमारे यहां प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन मेनका गांधीवाद में जब औचित्यता की बात कर दी गई, तो इसका मतलब कि संविधान की व्याख्या करने में गतिशीलता का भी परिचय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से होता है। तो आज वैश्वीकरण की बदलती परिस्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन जो है संविधान में बदलाव को भी रेखांकित करता है। ऐसे इसका महत्व लिखे, फिर वहीं पर समस्या लिखना शुरू कर दिए पैरासेज करके, लेकिन इसको पॉइंट में लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन का पहली समस्या देखिए, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन करना तो स्पष्ट उल्लेख है और नई स्पष्ट आधार बताया गया है, जिसके कारण न्यायपालिका तानाशाही भी कर सकती है। मान लीजिए पहला आपने समस्या लिखा, और फिर दूसरा चीज कि हमारे यहां जो है न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सरकार के अंगों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए राजनीतिक वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, ऐसी समस्या को लिखे। अब सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका जो है न्यायिक पुनरावलोकन के नाम पर जो है कभी कभी जो प्रगतिशील कानून है उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है, ऐसे लिखे। अब फिर इसके बाद अब दूसरा भी प्रश्न इसमें है न्यायिक सक्रियतावाद। अब देखिए ये 68 जो बीपीएससी नहीं है, ये 67 बीपीएससी है। 68 बीपीएससी का तो अभी पीटी का एग्जाम हुआ है, जब उसका मेंस होगा तो उस पर भी मैं चर्चा कराऊंगा। और हम लोग जो है वो देखा जाए तो एक पैकेज बनाए हैं जिसमें पोल्टी और आईआर जो आप लोगों का सेक्शन है उसके लिए एक पैकेज बना है। तो वो जो है उसमें मटेरियल भी आपको चला जाएगा और ऐप भी है, ऐप पर भी आप देख सकते हैं, तो आप संस्थान में फोन करके पूछ भी सकते हैं। अब यहां पर न्यायिक सक्रियतावाद, तो न्यायिक सक्रियतावाद जो है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, जिसमें परिभाषा तो बताया अभी आपको। अब इसके बारे में आप महत्व लिखिए, फिर समस्या लिखिए, थोड़ा सा मन करे तो यहां भूमिका बना सकते हैं कि 1980 के दशक में जो है वो देखते हैं कि न्यायिक निर्णय से जो है उत्पन्न हुआ जब लोकस स्टैंडाई में परिवर्तन करके पीआईएल को बढ़ावा दिया गया। अब पीआईएल का व्यापक स्वरूप क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद है। अब न्यायिक सक्रियतावाद अभी मैं बताया कि क्या होता है। अब 2-4 इसका महत्व लिख दिए, इसका समस्या लिख दिए। ये बताइए, कम से कम न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से सरकार के अन्य अंगों को क्रियाशील करने में मदद मिली है। आज चाहे नौकरशाही के लोग हों, चाहे मंत्री हों, सभी लोग जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार करते हैं। इससे कानून का शासन जो है सुरक्षित रहता है। भाई पर्यावरण की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या, न्यायपालिका टोका टिप्पणी करती रहती है तो सरकार पर एक दबाव बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से जो है मानव अधिकार का संरक्षण हो रहा है। अनुच्छेद 21 का संरक्षण हो रहा है। पुट्टा स्वामीवाद में देखे होंगे निजता का अधिकार और तमाम जो चीजें न्यायिक सक्रियतावाद से ही उत्पन्न हुई है। भाई शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा था, ये भी तो न्यायिक सक्रियतावाद का ही परिणाम रहा है। हमारे यहाँ समाज सुधार की प्रक्रिया भी न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से चलती रहती है। अभी मैं बताया कि पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून हो, सब न्यायिक सक्रियतावाद का ही परिणाम रहा है। ऐसे लिखा जाएगा और फिर उसी में समस्या सहित मूल्यांकन लिख दिया जाएगा कि न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से जो है अभी मैं बताया कि न्यायपालिका तानाशाही कर सकती है। न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से कभी कभी विरोधी निर्णय आता है, निर्णय बदलता भी रहता है, जिससे भी समस्या उत्पन्न होती है।
और सरकार के अंगों के मध्य जो है समायोजन भी प्रभावित हो सकता है। कहीं न कहीं ज्यादा हस्तक्षेप करने के कारण सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। चलिए, इसमें जो है एक प्रश्न आया था, आईआर का भी प्रश्न आया था। मैं बताया कि पोल्टी और आईआर दो पेपर में, सेकंड पेपर में पोल्टी है और फर्स्ट पेपर में आईआर का प्रश्न आता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो फर्स्ट पेपर में आता है। तो इसका प्रश्न आया था कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ये बताइए। अब देखे होंगे कि जब हमारे यहाँ क्वाड का मतलब क्या हुआ, क्वाड का मतलब हुआ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद। तो आप देखते हैं कि क्वाड जो है एक प्रकार से जो चार देश हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन चार देशों का यह एक संगठन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 2004 में जो है हिंद महासागर में जब सुनामी आया था, तब जानते हैं कि चारों देशों के हित जो है प्रभावित होने लगे। तो साझा हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक जो है अनौपचारिक बैठक की गई थी। और फिर आपको ध्यान होगा कि यहीं पर हिंद प्रशांत अवधारणा का विकास हुआ था। और 2017 में जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो है, आप जानते हैं कि जापान के राष्ट्रपति जिनका डेथ हो गया, जानते हैं कि उन्हीं के प्रयास से जो है वह अनौपचारिक रूप से जो संगठन चल रहा था उसको औपचारिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। और फिर आप देखते होंगे कि 2019 में जो है विदेश मंत्रियों की वार्ता भी हुई और 2020 में जो है मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है उसमें चारों देश शामिल हुए। और इस तरह से देखा जाए तो क्वाड का धीरे धीरे विकास हुआ। और क्वाड देशों की प्रथम जो वैश्विक जो बैठक होती है, अब जानते हैं कि जो बाइडेन साहब ने बुलाया, तो औपचारिक रूप से यह संस्था जो है 2020 से काम करना शुरू कर दी। तो पहले इसकी उत्पत्ति, सदस्यता, विकास इसको लिखा जाएगा और फिर इसके बाद उद्देश्य लिखा जाएगा। भाई उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें एक जो है वो देखा जाए तो समावेशी विकास को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। या मान लीजिए भाई क्वाड का विकास जो है कोविड-19 के कारण ही तो हुआ, एक तरह से कहा जाए तो उसको औपचारिकता प्रदान किया गया। तो जो आर्थिक क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो पहलू है, उस पर एक दूसरे की सहायता करना। और फिर आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया, जैसे 5G है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते होंगे। इन सब संदर्भों में देश आपस में सहयोग करते हैं। और फिर अब देखते हैं कि 2021 में जो है जो वैक्सीन विशेषज्ञ जो कार्य समूह बनाया गया था वो क्वाड के माध्यम से ही बनाया गया था। वैज्ञानिक और तमाम लोगों का एक संगठन बनाया गया था। जो वैक्सीन जो साझेदारी है उस कार्यक्रम को तैयार किया गया था। तो चारों देशों के मध्य जो है क्वाड एक प्रकार से कह सकते हैं कि रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्र और संबद्ध जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी स्थापना करना, कहीं न कहीं सामूहिक प्रयास के माध्यम से एक दूसरे देशों का सहयोग करना, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, इन सब संदर्भों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। और फिर इसमें देखिए प्रश्न क्या है, पहले तो आपने उत्पत्ति, सदस्यता, विकास, उद्देश्य सब लिखा। फिर भारत के लिए इसका क्या महत्व है, तो भारत के लिए जो महत्व है उस पर चर्चा करेंगे। ये बताइए, भारत के लिए सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि क्वाड के माध्यम से जो है वो देखा जाए तो जो चीन बीआरआई जो संकल्पना है, जो ओबोर आप लोग पढ़ते होंगे, वन बेल्ट वन रोड, उसी का विस्तार तो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बीआरआई को काउंटर करने में ये जो क्वाड है वो सक्षम है, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब बीआरआई का विरोध करते हैं। इन देशों के साथ मिलकर भारत जो है जो मुक्तक माला सिद्धांत है, स्टिंग ऑफ पर्ल का जो थ्योरी है चीन का, उसको काउंटर कर सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है एशिया क्षेत्र में जो है अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। भाई श्रीलंका संकट के बाद धीरे धीरे दक्षिण एशिया के देश जो है अब चीन को समझना शुरू कर दिए, भारत से संबंध बनाना शुरू कर दिए। तो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया उसके बाद भारत अपनी स्थिति को क्वाड के माध्यम से और मजबूत कर सकता है। अब भारत में जो योजना चलता है, स्मार्ट सिटी है, आत्मनिर्भर योजना है, डिजिटल इंडिया है, तमाम गंगा सफाई, नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब सहयोग कर सकते हैं। और फिर भारत आरसीईपी का सदस्य नहीं बना, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो बना था उसमें भारत सदस्य तो बना नहीं। तो क्वाड के माध्यम से इसकी कमी को भी भारत पूरा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वाड के माध्यम से यदि हम ऑस्ट्रेलिया, जापान से संबंध बनाएंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध बनेगा। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका हम विस्तार कर सकते हैं।
अमेरिका से हम संबंध बनाएंगे तो पूंजीवादी देशों के साथ संबंध बनेगा, हम जो है यूरोप से अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जापान हम लोग क्या निवेश कर सकता है, अमेरिका निवेश कर सकता है, और ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी लोग रहते हैं, उनके हितों की भी सुरक्षा की जा सकती है। ऐसे लिखे और फिर समस्या से मूल्यांकन कर देंगे कि आप देख रहे हैं कि अभी 2022-23 का जो बजट है, जो 2023-24 का जो बजट है, उसमें चीन जो है 214 अरब डॉलर का रक्षा बजट बनाया है। और दूसरी बात है कि भारत ने भी अभी रक्षा बजट को बढ़ाकर जो है वह 70 अरब डॉलर से ज्यादा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब फिर आप देखते हैं कि प्रशांत क्षेत्र में भारत नहीं है, भारत का अलग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है का स्वरूप जो है अमेरिका और जापान की तुलना में देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोर है। तो ये सब चीजें जो है वार्ता में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अब फिर आप देखेंगे कि अभी 10-15 दिन पहले जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि भारत चीन के मध्य यदि तनाव होता है तो क्वाड देश जो है भारत की सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है उससे भी जो है क्वाड पर प्रश्न लगता है। अब फिर आप देखते हैं चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, द्विपक्षीय व्यापार हम लोग का जो है वो देखा जाए तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, तो ऐसी दिशा में भारत बहुत ज्यादा जो है वह चीन का विरोध भी नहीं कर सकता है। जैसा कि आप रोजाना आजकल न्यूज में पढ़ते होंगे कि राहुल गांधी साहब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, लंदन गए, तो वहां पर कहीं न कहीं चीन के पक्ष में बोलना शुरू कर दिए। तो हम लोग बहुत ज्यादा चीन का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, और वर्तमान सरकार भी खुलकर चीन का विरोध नहीं करती है। तो ये सब समस्या भी उसमें लिखना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में राष्ट्रों, विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। इसमें 3 चीज लिखना है। सबसे पहले तो जो है इसका कारण लिख देना है कि क्यों युद्ध हुआ, दूसरा चीज भारत पर प्रभाव लिख देना है, फिर विश्व पर प्रभाव लिख देना है। 3 चीज लिखना है। तो बताइए, यूएसएसआर के विघटन के बाद ही समस्या बढ़ने लगी। यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है, पहले भूमिका लिखेंगे ना, रूसी भाषा ही बोली जाती है। तो 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखते होंगे कि डोनेट्स्क और जो है लुहांस्क उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। 2017 में जो यूरोपियन यूनियन का सैन्य संगठन है OSCE, तो आप देखते हैं उसमें यूक्रेन सदस्य बन गया। 2021 में नाटो में सदस्यता लेने के लिए जो है घोषणा कर दिया। 2022 में अमेरिका की मध्यस्थता में जिनेवा में बैठक हुआ, लेकिन असफल रहा, समाधान नहीं निकल पाया, और अंततः जो है रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। तो पहले भूमिका लिखेंगे, फिर कारण लिखेंगे कि क्या कारण रहा। तो पहला कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि यूक्रेन यदि नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में रहेगी। आप देख रहे हैं कि पुराना जो इतिहास का अनुभव है कि पोलैंड में अमेरिका अपनी सेना जो रखा, इससे रूस के चारों ओर नाटो की घेराबंदी होने लगी, रूस की सुरक्षा प्रभावित होने लगी। इसलिए रूस जो है वह नहीं चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने, इसके लिए आक्रमण कर दिया। अब फिर 97 में का जो अधिनियम बनाया गया था, जो समझौता हुआ था, उसका जो है यूक्रेन ने उल्लंघन किया, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। अब फिर तीसरा ये भी तो कारण है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद यूक्रेन जो है देखा जाए तो देखे होंगे कि रूस और नाटो के मध्य एक प्रकार से बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था। यूक्रेन का जो है यूरोप और अमेरिका के प्रति जो है ज्यादा जो झुकाव होगा, तो इससे बैलेंस ऑफ पावर प्रभावित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य संबंध रूस का यूक्रेन का जो है चलता रहा है, थोड़ा बहुत तनाव लेकिन चलता रहा। जब यूक्रेन में अमेरिका समर्थित जो जेलेंस्की साहब जब राष्ट्रपति बने, इससे रूस नाराज हुआ और उन्होंने शांति योजना को प्रभावित कर दिया। जो मिन्स्क में जो प्रोटोकॉल था, मिन्स्क जो प्रोटोकॉल कहा जाता है, उसका समापन कर दिया। इसके कारण तनाव को बढ़ावा मिलने लगा। अब फिर आप यदि ज्योग्राफी में देखेंगे तो यूक्रेन के दक्षिण में और यूक्रेन के पूर्वी भाग में रूसी मूल के लोगों की संख्या लगभग 8 बिलियन से ज्यादा है, जिस पर यूक्रेन सरकार जो है भेदभाव करना शुरू कर दिया। और इस तरह से कुछ लोग जो है रूस के शरणार्थी बन गए, रूस में जाना शुरू कर दिए। इसके कारण विवाद बढ़ना शुरू हो गया 2021 के बाद। यूएसएसआर के पतन के बाद जो है
यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस ही तो बना, लेकिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश जो है रूस को परेशान करते रहे, रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि में गिरावट आने लगी। तो अपनी साख को बचाने के लिए भी जो है रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। जानते हैं कि विश्व में जो युद्ध होता है उसके पीछे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हथियार उत्पादक जो कंपनियां होती हैं वो भी कार्य करती हैं, क्योंकि युद्ध होगा तभी तो उनका हथियार बिकेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो देश हैं वहां पर जो कंपनी है वो हथियार जो बनाती हैं, तो इन लोगों का भी मानना था कि युद्ध होना चाहिए। 3 लोगों ने भी युद्ध को उकसाने का प्रयास किया। अब यहां पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा लिखेंगे। ये बताइए, यूक्रेन संकट ने वैश्विक स्तर पर जो है एक नया शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। नाटो सहित जो है आप देख रहे हैं कि नाटो अपना गुटबंदी करने लगा, विश्व में जो है शस्त्र संस्कृति का विकास होने लगा, निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होने लगी। आप देखे होंगे कि पुतिन साहब जो है न्यू स्टार्ट संधि को भी अस्वीकार कर दिए। यूक्रेन संकट के बाद आप देखते होंगे यूरोप के देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। जो देश नाटो के सदस्य नहीं थे वो भी अब नाटो का सदस्य बनना शुरू कर दिए। स्वीडन और फिनलैंड को देखिए, स्वीडन और फिनलैंड को देखिए, वो भी तो नाटो के सदस्य बन गए। और सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी टीटी ऑर्गेनाइजेशन अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। तो विश्व में नया शीत युद्ध का वातावरण बन गया। अब फिर आप जानते हैं यूक्रेन संकट से रूस, जर्मनी के मध्य जो तेल पाइपलाइन है वो भी तो प्रभावित हो गया। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने लगी। यूरोप के देश जो है रूस पर निर्भर थे। रूस पर निर्भरता जो है कम करने के लिए अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंध बनाना शुरू कर दिए, खाड़ी देशों से संबंध बनाना शुरू कर दिए। इस तरह से देखा जाए तो पूरा राजनीतिक समीकरण ही प्रभावित हो गया। खाद्य उत्पादन पर भी तो प्रभाव पड़ा। यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन होता है, तेल का उत्पादन होता है, तो ये भी तो प्रभावित हो गया। देखेंगे कि अफ्रीका में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये सब विश्व में प्रभाव पड़ा। और इसी को जोड़कर थोड़ा सा जो है भारत पर भी प्रभाव लिख सकते हैं। ये बताइए, भारत जो है अमेरिका से भी संबंध बना के रखना चाहता है, रूस से भी संबंध बना के रखना चाहता है, कभी यूक्रेन का भी थोड़ा समर्थन कर देता है, रूस का भी समर्थन करता रहता है। इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। तो अब भारत जो है, भारत पर सबसे बड़ा समस्या यह है कि बैलेंस कैसे स्थापित करेगा। भाई यूक्रेन संकट के कारण जो है, जो सूरजमुखी का जो तेल है भारत में जो हम लोग खाते हैं, तो खाद्य तेल की कीमत भारत में बढ़ गया। भाई बताइए कि जब रूस प्रभावित होगा, यूक्रेन प्रभावित होगा, तो कच्चा हीरा, टाइटेनियम, तमाम कंडक्टर और सब तमाम जो चीजें हैं उसका भी दाम बढ़ना शुरू हो गया। चाय के निर्यात में भी समस्या आ गई। भाई यूक्रेन उर्वरक बनाता है, उसमें भी समस्या आ गया। यूक्रेन संकट से जो है रूस आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। उसकी निर्भरता चीन पर बढ़ गई। जब रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई, चीन रूस को हथियार भी दे रहा है, पड़े होंगे 4-5 दिन पहले, तो चीन जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। चीन ज्यादा शक्तिशाली होगा तो सीमा विवाद पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आप देख रहे हैं रूस प्रारंभ से ही हिंद प्रशांत अवधारणा का विरोध करता था, क्वाड का विरोध करता था। यूक्रेन संकट के बाद जो है वो देखा जाए तो क्वाड देश जो है गुटबंदी है, तो उनकी गुटबंदी कमजोर हो गई। तो भारत का संबंध जो है अमेरिका से भी प्रभावित हो गया, भारत का संबंध जो है रूस से भी प्रभावित होना शुरू हो गया। ऐसे करके उसको लिखा जाएगा। एक प्रश्न था कि 67वीं बीपीएससी, भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन करिए, उसके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। मतलब समेकी चुनाव, समेकी चुनाव का मतलब लोकसभा विधानसभा का साथ साथ चुनाव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक भूमिका लिखेंगे, फिर इसके बाद कुछ पक्ष में तर्क लिखेंगे, फिर कुछ विपक्ष में तर्क लिखेंगे। तो बताइए, आजादी के बाद, अभी समझा रहा था कि आजादी के बाद हमारे केंद्र और राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार होती थी, तो समांतर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होता था। लेकिन 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का विकास होना शुरू हो गया और केंद्र राज्य के मध्य जो है राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन आ गया। चुनाव में अनियमितता आ गई, गठबंधन सरकारें बनने लगी। 1977 के बाद और स्थिति खराब हुआ। 1989 के बाद जो गठबंधन सरकार बनना शुरू हुआ तो केंद्र और राज्य में सब समीकरण गड़बड़ हो गया। अब जानते हैं कि 1990 के बाद जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है तनाव भी उत्पन्न हुआ। शांता कुमार की अध्यक्षता में एक जो समिति बनाई गई थी, संसदीय समिति, उसी संसदीय समिति ने कहा कि क्यों न हमारे यहां समेकित चुनाव होना चाहिए।
एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए, एक साथ साथ चुनाव होना चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी कुछ अपवादों के साथ इसको स्वीकार किया, मोदी साहब ने भी इसको स्वीकार किया, लेकिन भारत में अभी तक जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था, एक निर्वाचन की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। पहले इसको लिखेंगे, फिर पक्ष में तर्क लिखेंगे। ये बताइए कि यदि समेकी चुनाव होगा, एक बार चुनाव होगा, तो आर्थिक संसाधनों का जो अपव्यय है वो भी तो रुकेगा, विकास की प्रक्रिया भी तो बाधित नहीं होगी। बार बार चुनाव करने से जो है चुनाव आचार संहिता लगता है और ऐसी दिशा में जो है वह जो योजनाएं चलती हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ा चीज है कि भाई यदि मान लीजिए बार बार चुनाव न होकर एक बार चुनाव होगा, तो बार बार चुनाव होता है तो होता क्या है? आप देखते हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, चार दलों के जो बड़े नेता हैं, ये लोग चुनाव प्रचार में ही मस्त रहते हैं। संवैधानिक जो कर्तव्य है, संवैधानिक जो दायित्व है वो तो प्रभावित होगा ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार चुनाव होगा तो कम से कम हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी सुचारुपूर्वक चलती रहेगी। और फिर बार बार चुनाव होने से छोटे दल और क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार का प्रतियोगिता भी तो नहीं कर पाते हैं। उनके पास इतना कहां पैसा है कि वो हर बार इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब भारत कल्याणकारी राज्य है, भारत विकासशील देश है, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम चीजों के लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। तो बार बार चुनाव होगा तो प्रशासन और शिक्षा विभाग हमेशा उसी में व्यस्त रहेगा, तो उससे हमारी व्यवस्था भी तो प्रभावित होती है। इस तरह से पक्ष में तर्क लिखेंगे, फिर कुछ विपक्ष में तर्क लिखेंगे। विपक्ष में तर्क क्या है ये बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर ही चुनाव संपन्न होगा, कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए, यह संविधान में लिखा गया है। तो बताइए बीच में चुनाव कराएंगे तो संविधान की भावना के विपरीत भी तो होगा। तो पहले तो संविधान संशोधन करके सब जोड़ना पड़ेगा, पहला काम तो यही है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या व्यवहारिक समस्या है कि सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल, इतना हम लोग एक साथ चुनाव कराएंगे तो कहां से लाएंगे? ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन सब लाना पड़ेगा। और फिर अनुभव भी तो नहीं है। हम लोग देखिए लोकसभा का चुनाव 7-8 चरण में कराते हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ तब विधानसभा का देखे होंगे, या मान लीजिए यूपी का चुनाव हुआ तो 4-5 चरण में हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अनुभव भी तो हम लोग का एक साथ चुनाव कराने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक भी तो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग जो है वो देखा जाए तो मुद्दों पर लड़े जाते हैं। भाई राष्ट्रीय महत्व लोकसभा के चुनाव में होता है और जो है क्षेत्रीय जो हित होता है, स्थानीय जो हित होता है विधानसभा के चुनाव में होता है। तो ये भी समस्या आएगा। ऐसे विपक्ष में तर्क लिखेंगे और फिर एक इसका मूल्यांकन लिख देंगे कि एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा सिद्धांत औचित्यपूर्ण है, लेकिन व्यवहारिक और संवैधानिक समस्या ज्यादा है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले आधारभूत संरचना मतलब दलीय व्यवस्था मजबूत किया जाए। कहीं न कहीं जो है छोटे छोटे दलों की स्थिति न हो, बड़े दल बनाए जाएं, जो एक ही विचारधारा के दल हैं वो आपस में मिलकर कार्य करें और आम जनता भी जो है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करे, मतलब स्पष्ट बहुमत दे, जिससे बार बार चुनाव की परिस्थिति न बनने पाए। ऐसे मूल्यांकन लिखा जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न ये भी है कि प्राय आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। सबसे पहले एक भूमिका लिखिए, फिर उसके बाद जो है कुछ पक्ष में तर्क लिखिए, बताइए, समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी बताया भूमिका कैसे लिखा जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था है जहां बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाता है। संसद साधारण बहुमत से कानून बना सकती है, विशेष बहुमत से संविधान में ज्यादातर संशोधन हो सकता है। अरे कुछ के लिए ही तो राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अधिकांश पदों पर नियुक्तियां होती हैं। कैग की नियुक्ति, सीईसी की नियुक्ति देखे होंगे अभी विवाद, या हमारी अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, सीबीआई, ईडी, तमाम अधिकारियों की सब नियुक्तियां। तो ऐसी दिशा में यह कहा जाता है कि कानून बनाने से लेकर संविधान संशोधन करने तक नियुक्ति के संदर्भ में जो है वह दल यदि बहुमत में आता है तो अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है। भाई आप देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव है, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव है, चाहे स्पीकर का चुनाव है, तो मैं बताया कि सबके चुनाव में जो है बहुमत का ही तो यहां पर खेल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां जैसे मान लीजिए कोई कानून बन रहा है तो कानून बनाने में भी तो संसद की भूमिका है, बहुमत की भूमिका है। चाहे संविधान संशोधन को लीजिए, अब इसी को जोड़कर कुछ तर्क भी लिखना है कि बताइए साधारण बहुमत से हमारे यहां सामान्य कानून बनाया जा सकता है, जैसे यूएपीए बना दिया गया, विपक्ष जो है विरोध करता रह गया, विरोध करने से क्या होगा?
संविधान संशोधन में देखा जाए तो मान लीजिए संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि बताइए केंद्र सरकार जो है वो देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति कर देती है, केंद्र सरकार मनमाने तरीके से 356 का प्रयोग कर देती है, मनमाने तरीके से जो है वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसको दरकिनार भी कर देती है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भी क्या करेगा। राष्ट्रपति एक बार साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, दोबारा तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, भले ही समय सीमा का उल्लेख नहीं है लेकिन बाध्य तो है ना। 355 365 का प्रयोग करके केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को डराती धमकाती है, कहीं न कहीं अपने आदेश को मनवाने का प्रयास करती है। अखिल भारतीय सेवा के लोग भी तो उनकी नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति करता है, तो भी केंद्र सरकार के दबाव में रहते हैं। किसी भी सूची के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधि के संदर्भ में जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। ये सब पहले दिखाया जाएगा और फिर इसके बाद लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन संविधान देखा जाए तो सरकार को जो शक्ति देता है, यही तो प्रश्न है कि सत्ताधारी दल, तो दल जो है बहुमत में आकर जो सरकार बनाता है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उस पर अनेक अंकुश भी है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से, या संवैधानिक पदाधिकारियों को देखा जाए तो हटाने के संदर्भ में, भाई हमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विशेष प्रक्रिया है ना, या सीईसी को हटाने की भी तो विशेष प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ओपिनियन, जो जनता का जो जनमत है, वो भी तो दबाव बना के रखता है। और आज वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संस्थाएं हैं उनका भी तो दबाव रहता है। 5 वर्ष पर चुनाव भी तो होना है, वो भी तो दबाव है। ऐसे करके लिखा जाएगा। चलिए अब यहीं पर इसको समाप्त किया जाए और फिर जो है अगले वीडियो में जो है कुछ नए मुद्दों को लेकर हम लोग शामिल होंगे। धन्यवाद। बीपीएससी के लिए जो पोल्टी और आईआर के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए हम लोगों ने जो है पूरा एक मटेरियल बनाया है और फिर उसके बाद कुछ मॉडल आंसर भी लिखा है, और लगभग जो है वो देखा जाए तो 60 से 70 जो है उसका वीडियो भी बनाया गया है। तो वो वीडियो और जो है मटेरियल, तो जो लोग भी चाहते हैं वो लोग जो है वो देखा जाए तो फोन करके संस्थान में इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।